नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति में आपका स्वागत है। और बताइए क्या चल रहा है आप लोगों का? पढ़ाई अच्छे से चल रही है कि नहीं? रिवाइज कर रहे हैं? हाँ? और सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई बताइए? एक समय के बाद मैं भी डिमोरलाइज हो जाऊंगा और मुझे भी लगेगा कि पढ़ाना बेकार है। इतना पढ़ाता हूँ आप लोगों को, मेहनत करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ? और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं। कहीं कॉन्सेप्ट बता देगा लेकिन क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करवाया होगा कहीं पर भी। और ये जो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हाँ? आप लोगों को लगता है कि दिल्ली जा करके यही जनरल साइंस का पोर्शन इतना पढ़ने के लिए कम से कम 20,000 रुपया देना पड़ेगा एक स्टूडेंट को। है? अब बस एक बार पढ़ाएगा, आपको समझ में आए तो ना आए तो 2-4 क्वेश्चन लगवा देगा बस। ये जो 50-50 क्वेश्चन 60-60 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में लगवाता हूँ, इतना नहीं लगवाएगा, इतना समय नहीं देगा। बहुत बड़े लोग होते हैं, समझ में, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से कह दीजिए कि सब, मान लीजिए कि यही मेरी फीस है, 10-20 सब्सक्रिप्शन करवा देंगे, लेकिन आप लोग उतना भी नहीं करते। चलिए देखते हैं। मेरा जो नेचर है मैं कर रहा हूँ, आपका जो नेचर है आप कीजिए। आपको लगता है कि भाई सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, मत करवाइए। चलिए, तो पिछला लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज उसके आगे का क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा, एक चीज बताऊं, जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था यही मैकेनिक्स पर बेस्ड, जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, उस वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस है, ठीक है ना? लेकिन वो डिस्टरबेंस इतना ज्यादा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। और फिर मैं जो बोलता हूँ या लिखता भी जाता हूँ, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे सब समझ में आएंगे। हल्का सा डिस्टरबेंस है, एडिटर ने उसमें बहुत ज्यादा नॉइज आ रही थी, बहुत ज्यादा समस्या थी। एडिटर ने काफी प्रयास किया तो कुछ नॉइज तो उसकी हटी, लेकिन फिर भी अभी भी उसमें डिस्टरबेंस है, आवाज कुछ फटी हुई लग रही है उसमें। लेकिन चलिए, यहाँ कोई मूवी तो बन नहीं रही है, यहाँ तो हमको समझना है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लास्ट में मुझे लगता है कि शुरू में काफी ज्यादा अच्छे से आ रहा है, लास्ट में 2-3 सवाल में ज्यादा मुझे लगता है डिस्टरबेंस है, लेकिन वो भी अगर आप समझेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है ना? और उस दिन हमारा माइक भी खराब था और थोड़ी मुझे थकावट भी थी, एक्चुअली कुछ हल्का सा फीवर था, तो जिसकी वजह से लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, वैसे आपको कोई समस्या नहीं होगी सवाल को समझने में। चलिए आज आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने आप को गति में ला सकता है, यह कथन है।
और उसका कारण क्या कह रहा है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग H परिवर्तित नहीं हो सकता। एक कथन दिया है, एक कारण दिया है। इसमें यह पता लगाना है कि कथन सही है, कारण सही है। दो चीज दिया है तो दोनों का पहले हम चेक करेंगे कि दोनों सही है कि नहीं, और फिर उसके बाद हमको चेक करना है कि जो कारण है क्या वो कथन का सही स्पष्टीकरण है या नहीं। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि पृष्ठ कैसा है। पृष्ठ मतलब सरफेस। जो सरफेस है वो बड़ा घर्षणहीन है, यानी उस पर फ्रिक्शन नहीं है। और फ्रिक्शन क्या करता है, गति का विरोध करता है, तो उस पर फ्रिक्शन नहीं। कह रहा है इस पर एक व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए ये खड़ा है। कह रहा है क्या ये सीटी बजा दे तो अपने आप को ये गति में ला सकता है। ये व्यक्ति अगर सीटी बजा दे तो क्या ये अपने आप को गति में ला सकता है। गति में ला सकता है मतलब इधर चल सकता। यहाँ चलने का मतलब है सरकना, ठीक है ना। कि अगर ये सीटी बजा दे तो क्या ये सरक जाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताइए, जब हम सीटी बजाते हैं ऐसे करते हैं ना, तो हम बाहर की ओर ताकत लगाते हैं। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ऐसे करते हैं ना, यानी हम बाहर की ओर बल लगाते हैं। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर आप बाहर की ओर बल लगाएंगे तो बाहर से भी आपके ऊपर बल लगेगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही तो था। न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो था कि अगर आप बाहर की ओर बल लगाएंगे यानी आप क्रिया करेंगे तो आपके ऊपर भी एक प्रतिक्रिया होगी। आप इधर बल लगाएंगे तो आपके ऊपर ऐसे लगेगा, आप इधर बल लगाएंगे तो आपके ऊपर ऐसे लगेगा। यानी आप जिधर बल लगाएंगे उधर से अपोजिट डायरेक्शन से आपके ऊपर भी बल लगेगा। ये कहा गया था न्यूटन की गति का तृतीय। तो ये व्यक्ति अगर सीटी बजा रहा है यानी बाहर की ओर बल लगा रहा है, माना कि इधर लगा रहा है, ठीक है ना, सीटी बजा करके, तो इस व्यक्ति के ऊपर भी बाहर से बल लगेगा, यानी इस व्यक्ति के ऊपर ऐसे बल लगेगा। सीटी बजाया, बाहर लगाया, तो बाहर से भी उसके ऊपर धक्का लगेगा। यही तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। यानी सीटी बजा करके अगर इधर लगाया इस व्यक्ति के ऊपर भी ऐसे फोर्स लगेगा। F मान लिया इधर F लगाया तो इधर भी F इसके ऊपर। और ये बताइए जब इसके ऊपर ऐसे बल लगेगा यानी कोई बाहर से इसको ऐसे धकेल रहा है, यदि इधर खिसक जाएगा नहीं खिसक जाएगा। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि सीटी बजा करके वह अपने आप को गति में ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि सर फूकेंगे यानी तो बहुत कम हम बल लगा रहे हैं बाहर की ओर, यानी कि हमारे ऊपर भी बहुत कम मात्रा में बल लगेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ बोल दिया गया कि ये फ्रिक्शनलेस है, घर्षणहीन है, यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है मतलब कि थोड़ा सा भी बल लगेगा तो ये सरक जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये कथन तो सही है। कारण वाला देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। कह रहा है कि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग H परिवर्तित नहीं होगा। मैंने आपको संवेग संरक्षण का नियम बताया था, वहां पर मैंने आपको क्या कहा था कि संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर होता है M इंटू V। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि अगर बल लगा दिया जाएगा ये V चेंज हो जाएगा, और V चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा mv चेंज हो जाएगा, यानी संवेग चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर बाह्य बल नहीं लगेगा तो ये v चेंज नहीं होगा। v चेंज नहीं होगा यानी mv पूरा चेंज नहीं होगा, यानी संवेग चेंज नहीं होगा। मैंने आपको ये चीज कही थी संवेग संरक्षण का नियम में कि अगर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये भी सही है। यदि तो ये भी सही है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। यानी कथन में जो लिखा है वो भी सही है और कारण में जो लिखा है वो भी सही है।
अब हमको ये देखना है कि जो कारण है क्या ये कथन का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है। कारण में क्या कह रहा है कि बाह्य बल लगाने से गति में ला सकता है। इसका कोई मतलब क्या निकला? गति में ला सकता है यानी पहले जीरो इसका वेलोसिटी थी, तो गति में आने के बाद कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, कुछ v चेंज हो गया होगा। पहले जीरो था, बाद में v हो गया, यानी कि पहले अगर संवेग mv के हिसाब से जीरो था तो बाद में संवेग कुछ mv हो गया होगा। इसका कहने के ऊपर वाले का ये मतलब है कि बाह्य बल लगाने से संवेग परिवर्तित हो जाता है। ऊपर के कथन का अगर वो निकालेंगे तो क्या सार निकाल रहा है कि बाह्य बल लगाने से संवेग परिवर्तित हो जाता है। सीटी बजा करके बाह्य बल लगाएंगे तो उसका संवेग परिवर्तित हो जाएगा, जीरो से कुछ हो जाएगा, ये है। और कारण में कह रहा है कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। देखिए यहां पर अगर ये लिखा होता कि बाह्य बल लगाने से संवेग परिवर्तित तो हो जाएगा, तब हम कहते कि ये कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। समझे कि नहीं? क्योंकि कथन का जो है, कथन का मतलब जो कथन दिया है उसका मतलब ये निकल रहा है कि बाह्य बल लगाने से संवेग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए सीटी बजा करके व्यक्ति अपने आप को गति में ला सकता है। लेकिन यहाँ जस्ट उसका उल्टा लिखा हुआ है कि बाह्य बल क्रियाशील नहीं तो संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये सही स्पष्टीकरण नहीं। इसका उल्टा अगर यहाँ लिखा होता, मतलब अगर ये लिखा होता कि बाह्य बल लगाने से संवेग परिवर्तित हो जाता है, तो हमको पढ़ने में सही समझ में आता है कि एक व्यक्ति सीटी बजा करके अपने आप को गति में ला सकता है क्योंकि बाह्य बल लगाने से संवेग परिवर्तित हो जाता है। तो यानी इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। ये मतलब कुछ निगेटिव बात लिखा हुआ है, ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, नीचे निगेटिव। अगर ऊपर पॉजिटिव कह रहा है तो नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कथन और कारण सही दोनों हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, उल्टा लिखा हुआ है। इसको कारण जो लिखा हुआ है उल्टा लिखा हुआ है, इसको ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए मैंने बता दिया ना आपको। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है गोली और नाव वाला आपको एग्जाम्पल याद है ना? जो है सॉरी गोली नाव बोल रहा, बंदूक और गोली वाला। मैंने आपको एक वो बताया था कि उसमें कहा गया था कि बंदूक से अगर गोली निकलेगी तो जो गोली का संवेग होगा वही बंदूक का होगा, दिशा विपरीत होगी। गोली अगर आगे की ओर जा रही तो बंदूक पीछे की ओर जाएगी। जस्ट ऐसे कॉन्सेप्ट होता है नाव वाले में, कि मान लिया एक नाव ऐसे रुकी हुई है, नाव पर कोई व्यक्ति है, नाव रुकी हुई है, ठीक है ना? जैसे बंदूक पहले रुकी हुई थी, कह रहा है कि वो व्यक्ति नाव से कूद जाता है, मान लिया आगे की ओर कूदता है। इतना आप ऑब्वियस समझिएगा कि वो आगे की ओर कूद गया व्यक्ति, तो क्या होगा? नाव पीछे की ओर खिसकेगी। जैसे गोली आगे की निकली थी तो बंदूक पीछे की खिसकी थी, वैसे वो आदमी अगर आगे की ओर जाएगा तो नाव पीछे की ओर खिसकेगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ गए? माइक मेरा सही नहीं लगा क्या? थोड़ा इधर लग गया है।
इसको हमने इधर इसलिए लगाया था क्योंकि पिछले बार थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा थी, आवाज उतना कैच नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने इसको लगाया था। थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलिए, तो उसमें मैंने आप क्या बताया था कि बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। वैसे इसको भी लगाइएगा। क्या कह रहा है? एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा। मान लिया ये नाव है, इस पर कोई मनुष्य बैठा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है ये व्यक्ति कूदा, कूद करके कहां जाएगा? आगे की ओर। किस स्पीड से? 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। जब ये आगे जाएगा तो कह रहा है नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव पीछे, अभी तक आप ये समझिएगा कि आगे की कूदा होगा और नाव पीछे खिसकी होगी। कितना? 0.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। समझे कि नहीं खिसके? तो कह रहा है बताएं नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। क्या कह रहा है? नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, ये पूछ रहा है। इतना आपको समझ में आ गया? बंदूक गोली वाला आपको एग्जांपल समझ में आया था, वही यहां पर फिट कर दीजिए कि ये मनुष्य कूदा था ना, और ये नाव इधर आई थी। समझ रहे हैं नहीं? चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। मनुष्य का संवेग बराबर नाव का संवेग। ठीक, तो मनुष्य का संवेग कैसे निकालेंगे? मनुष्य का द्रव्यमान गुणे उसका वेग। मान लिया v1 कितना है और मनुष्य का द्रव्यमान कितना है? m1, और यहाँ नाव का द्रव्यमान है m2 और नाव की वेलोसिटी ये दी हुई है। तो मनुष्य का संवेग m1 v1 कितना हो जाएगा? m1 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? नाव का m2 गुणे 0.5। ठीक है, 0.5 लिखा हुआ है। अब इसको लिख लीजिए। m2 अपान m1 बराबर 5 अपान 0.5। ये हो जाएगा 10, यानी m2 बराबर क्या हो जाएगा? 10 m1। ठीक ना। अब m1 क्या है? m1 क्या है? m1 है मनुष्य का द्रव्यमान और m2 है नाव का द्रव्यमान। यानी हम कह सकते हैं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? कुछ नहीं करना है, बस वही करना है जो बंदूक को गोली वाला निकाला था। गोली आगे गई थी, बंदूक पीछे गई थी, तो हमने क्या किया था कि बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। उसी प्रकार से यहाँ कर दीजिएगा, मनुष्य का संवेग बराबर नाव का संवेग। और मनुष्य का संवेग देखिए द्रव्यमान तो दोनों का दिया नहीं गया है, तो एक का m1 मान लीजिए, एक का m2 मान लीजिए, और स्पीड दोनों की दे रखी है, एक का 5 दे रखी है, एक का 0.5, और संवेग बराबर होता है p बराबर m इंटू v। ऐसा करके तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है ना, और टेलीग्राम का भी नंबर दिया हुआ है, इस पर आप ऐड हो जाइए। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर व्हाट्सएप नंबर कहाँ लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है, हालांकि आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर लिख दिया जाए 8840926068 8840926068।
इस पर आप व्हाट्सएप से ऐड हो जाइएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम से, तो जो भी आपको नोट्स वगैरह मिलनी होगी वो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी आपको। वीडियो मिल सकते हैं, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का दोनों का नंबर यही है। ठीक, चलिए तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन सड़क समझ में आया? कुछ नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि यह है कार, यह अभी कार क्या है, रुकी हुई है, समझे? कार है रुकी हुई है जमीन पर कहीं पर, और जब जमीन पर रुकी हुई है तो कार के पहियों पर प्रतिक्रिया आ रहा है। अच्छा ये बताइए, जब कार रुकी होगी तो कार के पहियों और जमीन के बीच एक घर्षण बल काम कर रहा होगा ना। घर्षण बल कौन सा होता है? स्थितिक घर्षण। कुल मिलाकर के एक घर्षण बल काम कर रहा है जब रुकी हुई है तो कार के पहियों और जमीन के बीच एक घर्षण बल काम करता है। कौन सा होता है वो? स्थितिक घर्षण होता है। तो यहां पर जो ये कह रहा है कि जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो प्रतिक्रिया कह रहा है कि सड़क और पहियों के बीच जो है प्रतिक्रिया आर है, यानी सड़क पहिए पर आर प्रतिक्रिया लगा रहा है, इसलिए ये लिखा हुआ। प्रतिक्रिया से कंफ्यूज मत होइएगा, प्रतिक्रिया का मतलब यहाँ पर है वही घर्षण बल से। क्या? घर्षण बल से। मैंने क्या बताया था कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कार आगे जा रही है तो कोई उसको पीछे की ओर खींच रहा होगा। पीछे की ओर कौन खींचता है? घर्षण बल जो है विरोध करता है, मत जाओ मत जाओ, समझे कि नहीं समझे? तो वही है जो है यहाँ पर, यहाँ प्रतिक्रिया का मतलब है घर्षण बल। कार आगे जा रहा है तो घर्षण बल पीछे की ओर लगता है, आगे जाने से विरोध करता है उसका। ठीक है ना? तो अच्छा ये बताइए, तो क्या कह रहा है, कितना है? आर। प्रतिक्रिया आर का मतलब वही घर्षण बल कितना है? आर है, जिसको ये आगे जाने से रोक रहा है। तो कह रहा है जब तक विराम में है, यानी जब तक रुकी हुई है कार, प्रतिक्रिया कितनी है? आर है, यानी स्थितिक घर्षण कितना है? आर है। रुके होने पर स्थितिक घर्षण लगता है। कह रहा है जब कार सीधी समतल पर चलेगी तो अग्र पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। अभी जब अगर रुकी हुई है तब ये है जो है, मान लिया कि कुछ समय बाद ये क्या करने लगी, कार जो है चलने लगी, इधर जो है अब चल रही है कार, तो ये घर्षण बल कम होगा कि ज्यादा होगा? घर्षण बल कम होगा। मैंने आपको बताया था ना कि स्थितिक घर्षण जो है, मैंने आपको क्या बताया था कि गति का घर्षण, गति घर्षण क्या होता है? कम होता है स्थितिक घर्षण से। बताया था ना, यानी जब कार चल रही होगी तब जो घर्षण बल लगेगा वो रुके होने पर जो घर्षण बल लगेगा उसकी तुलना में कम होगा। मैंने आपको ये बताया था। तो अगर रुके होने पर आर है तो जो बाद में लगेगा आर से कम ही तो लगेगा। समझ गए कि नहीं? आर से कम होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी। बस आपको ये याद रखना है कि गति घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है। मैं आपको पहले का आंसर भी बता चुका।
अब ये जो यहाँ प्रतिक्रिया आर कह रहा है, ये प्रतिक्रिया आर वही स्थितिक घर्षण की बात कर रहा है, क्योंकि रुकी होने पर कह रहा है कि आर लग रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो चलने पर जो घर्षण बल लगेगा, यानी जो गतिक घर्षण लगेगा, इस आर से कम होगा कि ज्यादा होगा? भैया कम होगा, इस फार्मूले के अनुसार। बस यहाँ आपको वही कुछ इस क्वेश्चन में दम नहीं, इस पर बेस्ड एक पहला भी लगवा चुका, लेकिन इस पर वही प्रतिक्रिया वगैरह जो दे रखा है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रतिक्रिया क्या कह रहा है। ये प्रतिक्रिया कह रहा है, ये घर्षण बल की बात कर रहा है। और विराम में बैठा हुआ मतलब रुकी हुई अवस्था में, और रुकी हुई अवस्था में स्थितिक घर्षण काम करता है। जब चलने पर कौन सा घर्षण काम करता है? गतिक घर्षण काम करता है। आर वही क्या है? घर्षण की वैल्यू। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। क्या कह रहा है कि तेल का एक टैंकर है, वो क्या जा रहा है? आगे की ओर जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? यह है टैंकर। ऐसे तेल भरा हुआ, बेलनाकार होता है लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे। ये मान लीजिए तेल का टैंकर है, और उसमें जो है ये टैंकर ऐसे है, समझे ना? ऐसे बंद होता है ना ऊपर से, लेकिन इसमें पूरा तेल नहीं भरा हुआ, इसमें इतना तेल भरा हुआ है, समझे? इतना तक, और है ये इतना, मतलब वही कह रहा है अंशतः भरा हुआ है, यानी पूरा नहीं भरा हुआ है, कुछ खाली है। तो क्या कह रहा है कि ये टैंकर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? मुक्त पृष्ठ का मतलब यही ऊपर वाला, ये जो सरफेस है, ये सीधा होगा कि टेढ़ा होगा, कैसे होगा, ये समझ में आ जाएगा। देखिए, जब तक ये रुका रहेगा ऐसी स्थिति बनेगी, यानी कि इस सिरे पर जितना तेल ऐसे है, इस पर भी इतना ही रहेगा, इस पर भी इतना ही रहेगा, इस पर भी इतना ही रहेगा। यानी तेल की ये जो ऊंचाई है, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो गहराई है, ऊंचाई कहे या गहराई कहे वही बात है, सब सिरों पर समान होगी, इतना 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 इतना। लेकिन ये बात तब है जब ये रुका हुआ है, जब ये आगे जा रहा होगा। मान लिया एक स्थिति ऐसी बन गई, अब ये आगे की ओर जा रहा है, कह रहा है एक समान त्वरण से जा रहा है, एक समान त्वरण से जा रहा है। कुल मिलाकर के कह रहा है कि त्वरण लग रहा है। हाँ? और अगर ये बताइए, जब त्वरण लगेगा किसी पर, तो मैंने क्या बताया था कि वेग परिवर्तन को ही हम त्वरण कह रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। बस ये है कि एक समान त्वरण, यानी कि एक समान दर से वेलोसिटी चेंज हो रही है। मानना कि पहले सेकंड में अगर 5 की वेलोसिटी चेंज हुई, तो अगले सेकंड में भी 5 की चेंज होगी, फिर अगले सेकंड में भी 5 की चेंज होगी। यानी एक सेकंड बाद 5, तो अगले सेकंड बाद 10, फिर अगले सेकंड बाद 15, फिर अगले सेकंड बाद 20, ऐसी इसकी वेलोसिटी होती चली जाएगी। ठीक है ना? ये है एक समान त्वरण का मतलब। कुल मिलाकर इतना तो क्लियर है कि अगर त्वरण लग रहा है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है, और दूसरी बात यह भी क्लियर है कि यह आगे की ओर जा रहा है। यहाँ क्या था? रुका हुआ था, तो रुके हुए मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी स्थिति बन रही है। अब जब आगे की ओर जा रहा होगा तो कैसी स्थिति बनेगी? तब ये जानते हो कैसी बन जाएगी? कुछ इस टाइप की ये बन जाएगी, समझे कि नहीं? ऐसे
ये कुछ इस टाइप का बनेगा। इससे क्या समझ में आया कि जब टैंकर चल रहा होगा उस साइड, तो पिछले सिरे पर अधिक तेल पहुंच जाएगा और जिस साइड चल रहा होगा यानी अगला सिरा, उस पर तेल की ऊंचाई कम हो जाएगी। समझे कि यहां पर जब तक रुका हुआ था सारे सिरे पर बराबर था, लेकिन जब चलने लगेगा तो जिस सिरे पर जिस ओर जाएगा उस साइड कम हो जाएगी, देखिए इस साइड कम हो गई और पिछले सिरे पर ज्यादा हो जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में आपको? पिछले सिरे पर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मान लिया ये ऊंचाई हो गई कितनी? h2 और ये ऊंचाई कितनी है? h1। ठीक, तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ, मैंने क्या बताया? मुक्त पृष्ठ क्या? कि ऊपर वाला जो सरफेस है वो कैसा हो जाएगा? जब तक रुके हुए तब तो ऐसे क्षैतिज रहेगा। क्षैतिज का मतलब ऐसे रहेगा, वो क्षैतिज रहेगा। और जब वो हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? कह रहा क्षैतिज बना रहेगा। चलने पर क्या क्षैतिज है क्या? ऐसे है क्या? नहीं, ये तो ऐसे हो गया ना, तो ये गलत है, क्षैतिज नहीं। कह रहे क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। ये बताइए, गहराई मतलब यही जो ये ऊंचाई होगी, चाहे ऊंचाई है चाहे गहराई, क्या गहराई पिछले सिरे पर ज्यादा है कि कम है? भैया आगे जा रहा है ना, ये पिछला सिरा हो गया ना और ये अगला सिरा। पिछले सिरे पर गहराई कम कहाँ है? पिछले सिरे पर गहराई ज्यादा है, बल्कि अगले सिरे पर गहराई कम है। अगले सिरे पर गहराई कम हो जाएगी, पिछले सिरे पर ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। नहीं भैया, पिछले सिरे पर ज्यादा गहराई होगी। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। तो सही बात है, पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर डी क्या है? परवलयिक वक्र का आकार होगा। परवलयिक क्या कुछ इस प्रकार का बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना, ये तो है परवलय, वही तो है, नहीं बन रहा ना? बन रहा तो बताओ। नहीं बन रहा भैया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए, यहां है h1, ध्यान से देखिएगा, और ये कुल ऊंचाई h2 है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, मैं आपसे ये पूछूं कि ये ऊंचाई कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? h2 माइनस h1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये वाली है भाई, इतनी है h1 और पूरी है h2। तो मैं पूछूं दोनों में अंतर कितने का आया? इतने का आया, ये कितना हो जाएगा? h2 माइनस h1। समझे? और मान लिया टैंकर की जो लंबाई कितनी थी? l थी, तो ये तो l बराबर रहेगा इस स्थिति में भी, तो यहां पर भी कितना है? l है लंबाई। ठीक है ना? तो जब ये l है तो यानी ये यहां से यहां तक भी l होगा, तो कैसा बन जाएगा? ये भी l। अब इतनी ऊ ले लें, कितना हो जाएगा इसकी? ये हो जाएगा h2 माइनस h1 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और ये कुल मिला के ऐसी एक बना रहा है, मुक्त पृष्ठ कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। समझे? तो कुल मिलाकर ये चीज बन गई इतने की, ये और ये। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ये आपको समझ में आया? अब मान लिया अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपसे, भविष्य में ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। आईएएस में पूछा गया था, यूपीएससी में पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में इतना दिमाग नहीं लगाएगा, लेकिन अगर ये पूछ ले कि ये कोण कितने का बनेगा, ये वाला कोण यहां पर मान लिया पूछ ले, ये जो थीटा जो है कितने का बनेगा,
पहले तो कोई कोण बन ही नहीं रहा था, ऐसे सीधा हो गया था, अब ये ऐसे हो गया है तो पूछ रहा है कि ये कोण कितने का बनेगा, तो ये कोण कैसे निकालेंगे। आपको हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधा, पढ़ा था कि नहीं। तो इस स्थिति में लंब कौन होगा, ये होगा, ये ऊंचाई, और आधार कौन होगा, ये होगा। ये ऊंचाई कितनी है h2 माइनस h1, और ये कितना है l, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि बार बार हमको मिटाना पड़ता है, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है कि tan थीटा बराबर, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, h2 माइनस h1 बटे l, यानी कि h2 माइनस h1 क्या है, मतलब जो बन रहा है पृष्ठ, ऊंचाई में कितने का डिफरेंस है, वो है h2 माइनस h1, और बटे टैंकर की लंबाई कितनी है उससे भाग दे। h2 माइनस 1 क्या है, ऊंचाई में अंतर, और l क्या है, टैंकर की लंबाई, समझे, tan थीटा। और फिर जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो अपना निकाल लेंगे कि इससे थीटा निकालना है तो tan इनवर्स h2 माइनस h1 अपान l, ऐसा कोई ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा। अगर कभी भविष्य में ये पूछ ले कि ये थीटा जो है ये कितना, ये कोण कितने का बनेगा, तब आप ऐसा करके निकाल लीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। चलिए एक चीज और है, एक फार्मूला तो ये लिख लीजिए कि tan थीटा बराबर h2 माइनस h1 अपान l, और एक फार्मूला आप और लिख लीजिए जो है कि tan थीटा बराबर a अपान g होता है, ये फार्मूला भी लिख लीजिए। a क्या है, यही जिस त्वरण से वो आगे जा रहा था, a क्या है, जिस त्वरण से, उसमें लिखा है ना कि एक समान त्वरण से आगे जा रहा है, और g क्या है, g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। कुल मिलाकर के इतना जान लीजिए कि जब चलने लगेगा टैंकर तो कभी प्रैक्टिकल कीजिएगा। मेरे पास तो टैंकर है नहीं कि मैं देखूं जा करके, तो फिजिक्स कहती है कि पिछले सिरे पर तेल ज्यादा भर जाएगा, यानी गहराई ज्यादा हो जाएगी, और अगले सिरे पर तेल कम हो जाएगा। बस सवाल इतना ही पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आगे ये बता दिया इसमें कि अगर कभी आपसे ये थीटा पूछ ले, ये वाला कोण कितना बन रहा है, तो वही जितना ऊंचाई में जितना अंतर आया उसको टैंकर की लंबाई से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए tan थीटा की, जिस त्वरण से आगे जा रहा है उसमें g से भाग दे दीजिए, g की वैल्यू होती है 9.8, ये तो कई बार आपको बता दिया, तब आपको tan थीटा निकल जाएगा, और tan थीटा निकल जाएगा तो आपको वही फार्मूला लगा देना है। ये तो हाई स्कूल में पढ़ाया था कि sin 0 अंश का मान 0, sin 30 अंश का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, वैसे आप लगा। हाँ ये है कि जब ऐसा कोई सवाल पूछेगा कोण निकालने वाला तो आपको दे देगा कि मान लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से जा रहा है, तो इस पर 10 रख दीजिएगा, 9.8 से भाग दीजिए, या तो कुछ ऊंचाई दे देगा, या तो ये भी कह सकता है कि कोण पहले दे दे, आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ ऊंचाई में कितना अंतर आए, कह सकता है ना कि एक टैंकर आगे की ओर जा रहा है, टैंकर की लंबाई है 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर बहुत हो जाएगा, 5 मीटर,
और पिछले सिरे की ऊंचाई है 3 मीटर, अगले सिरे की ऊंचाई है 2 मीटर। हाँ, अब आपसे पूछ लिया कि कोण बताओ, ऐसे लगा लिया, या तो आपसे ये दे दिया कि कोण बना रहा है 60 अंश का और टैंकर की लंबाई है 5 मीटर। अब ये बताइए जो है कि दोनों ऊंचाई में कितने का अंतर आएगा। तो कुल मिलाकर के ये फार्मूला कर लीजिए, कुछ भी पूछे आप लगा लीजिएगा। ठीक, नोट कर लिया इसको। 2 फार्मूले हैं यहाँ, ये वाला और ये वाला। ये भविष्य में जब कुछ पूछेगा तब के लिए है, अभी तो आपका बस उत्तर निकाल गया है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद खत्म करते हैं। नोट्स में वैसे ही सारी चीजें फिर से लिखी रहेंगी। अभी जब तक नोट्स अपलोड नहीं हो पा रही है टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लिखते जाइए, बाकी फिर तो बस आप समझा कीजिएगा। बस बड़ी ही साफ सुथरी राइटिंग में, यहाँ तो मेरी राइटिंग भी गड़बड़ हो जाती है भाई, बोर्ड पे कभी मैंने लिखा नहीं तो राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, भविष्य में थोड़ी गड़बड़ होगी। अरे पेज में नहीं गड़बड़ होगी। चलिए, बात लड़खड़ा जा रही है, बोलना कुछ बोल दे रहा हूं। सवाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 4 पहिया कोई गाड़ी है, कोई 4 व्हीलर है, वो एक वृत्ताकार पथ पर जा रही है। तो अगर और बहुत तेजी से जा रहा है, यहां पर इस अक्षर पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है तीव्र गति से, यानी बहुत तेज स्पीड से जा रही है। तो अगर वो पलट जाए तो किधर पलटेगा, अपनी साइड पलटेगा या उस साइड पलटेगा। मान लिया ऐसे जा रही है, वृत्ताकार पथ ऐसे है ना, ये ऐसे, ये है रोड, समझे? तो ये क्या है, कार है, तो ये ऐसे जा रही होगी, मान लिया वेलोसिटी v से जा रही है। अब इसमें 2 पहिया इधर लगा होगा, 2 पहिया इधर लगा होगा। ये अपना बायां साइड है, ये दायां साइड। तो कह रहा है बहुत तेज गति से जा रहा है, अगर ये पलट जाए तो किस साइड पलटेगा, उस साइड पलटेगा या इस साइड पलटेगा। चलिए देखते हैं। मान लिया सेंटर ये है, वृत्ताकार पथ है तो कुछ ना कुछ सेंटर होगा भाई, ये मैंने यहाँ इतना ही दिखाया है, वृत्त बनता है तो सेंटर होता है, ये सेंटर। अब इसको ऐसे कर लिया जाए जो है, तो ये जो पथ का भी सेंटर तो यही रहेगा ना, तो वही यहाँ पर है। ये ऐसे ऐसे ये कार है, ठीक है ना भैया, तो यहां से कार की दूरी कितनी है, r है, ठीक। चलिए अब आप मुझे ये बताइए, ये उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, यानी कार जो ऐसे जा रही है कार से, और यहाँ की दूरी कितनी है, r। चाहे यहाँ नापे चाहे यहाँ नापे, चूंकि वृत्त है तो सब जगह r आएगा। चलिए उसको छोड़ो। अब ये बताइए, ये जो गाड़ी जा रही है ऐसे,
मैंने आपको जब अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल मैं आपको बता रहा था, तो मैंने आपको यह बताया था कि जब गाड़ी मुड़ेगी तो उस पर एक अभिकेंद्री बल लगेगा। मैंने ये भी बताया था कि कोई चीज अगर वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, यानी कार पर एक बल इधर लगेगा, मान लिया लग रहा है F, इसकी दिशा अंतर की ओर है। एक चीज और याद रखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई मोड़ ओड़ वाला वृत्ताकार पथ होता है तो वहां पर सड़क और कार के बीच जो घर्षण बल काम करता है, वही घर्षण बल उस केस में अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम करता है। यानी यहाँ जो ये F अभिकेंद्रीय बल है, ये है क्या? ये सड़क और कार के बीच जो घर्षण बल है, वही इस केस में अभिकेंद्रीय बल है। इतना तो क्लियर है कि F क्या है? F है सड़क और कार के बीच जो घर्षण बल काम कर रहा है। चलिए ठीक है, एक यह लग। दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब वृत्ताकार पथ होता है तो अभिकेंद्रीय बल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक बल काम करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इस दिशा में भी एक को काम करेगा, इसे क्या कहा जाएगा? अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्रीय अंदर की ओर और अपकेंद्रीय बाहर की ओर। चलिए, तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जब कोई वृत्ताकार पथ पर चल रहा होगा तो ये अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल की वैल्यू बराबर होती है। समझे? अपकेंद्रीय बल क्या करेगा? बाहर की ओर खींचेगा, और अभिकेंद्रीय बल क्या करेगा? अंदर की ओर खींचेगा। यानी अपकेंद्रीय बल ये चाहेगा कि गाड़ी को बाहर की ओर पलटा दिया जाए, और अभिकेंद्रीय बल क्या करेगा कि अंदर की ओर पलटा दिया जाए। लेकिन जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो जितना वो बाहर खींचेगा उतना ही अंदर खींचेगा, ना गाड़ी बाहर पलटेगी ना अंदर पलटेगी, और गाड़ी चलती रहेगी आराम से। समझे? कुल मिलाकर के अगर वृत्ताकार पथ पर चल रही है तो समझिए कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर है। ठीक है, लेकिन ये बताइए, अगर ये अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? तब गाड़ी उधर पलट जाएगी। क्या होगा? गाड़ी उधर पलट जाएगी। भाई ये कम हो गई, ज्यादा तो उधर अपनी तरफ खींच लेगा, जो ज्यादा पावरफुल उधर पलटा देगा। समझे? कंफ्यूज मत होइएगा। जब गाड़ी चल रही होगी, न उधर पलटेगी न उधर पलटेगी, इधर पलटेगी, तब हम कहेंगे कि दोनों बराबर हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। लेकिन अगर गाड़ी उधर पलट गई तब हम क्या कहेंगे कि अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय से ज्यादा हो गया। समझे? अच्छा, एक चीज और समझिए, यहां तो मैंने बताया कि अपकेंद्रीय बल क्या है? जो गाड़ी और सड़क के बीच, मतलब गाड़ी के पहियों और सड़क के बीच जो घर्षण बल काम कर रहा है, वही इस केस में अभिकेंद्रीय बल है। लेकिन ये बताइए अपकेंद्रीय बल की वैल्यू क्या होगी? अपकेंद्रीय बल निकालेंगे mv²/r, ये होता है सूत्र अपकेंद्रीय बल निकालने का। बहुत ज्यादा मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे हम, आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस आप ये जान लीजिए mv²/r। v क्या है? जिस स्पीड से गाड़ी जा रही है, और r क्या है? गाड़ी और केंद्र के बीच की दूरी। चलिए, ये है अपकेंद्रीय बल की वैल्यू। अच्छा, ये बताइए अपकेंद्रीय बल कब ज्यादा होगा? जब v अगर ज्यादा हो जाए तो हम कह सकते हैं ना, v ज्यादा हो जाए तो v इस पर पुट कर देंगे, अभी टोटल की वैल्यू ज्यादा, यानी अपकेंद्रीय बल बहुत
ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? v क्या है? v है स्पीड, यानी स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि अपकेंद्री बल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, और अगर बहुत ज्यादा हो गई तो ये उधर खींचेगा, और जब उधर खींचेगा तो गाड़ी उधर पलट जाएगी। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ, यानी बहुत तेज जा रहा है, यानी v बहुत ज्यादा है, v बहुत ज्यादा, तो पुट करने पर अपकेंद्री बल बहुत ज्यादा, और अपकेंद्री बल बहुत ज्यादा, तो अपकेंद्री बल चूंकि उधर लग रहा है, अतः गाड़ी को उधर खींच लेगा और गाड़ी पलट जाएगी। तो गाड़ी किधर पलटेगी? उस साइड पलटेगी। यहां पर क्वेश्चन में मेन आपको दो शब्द देखना है, तीव्र गति। कह रहा है तीव्र गति से जा रहा है, और तीव्र गति से जाने से क्या होगा कि v बहुत ज्यादा हो जाएगा, और v बहुत ज्यादा होने से क्या होगा कि अपकेंद्री बल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अपकेंद्री बल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो गाड़ी बाहर की ओर पलटेगी। ठीक है, बाहर की ओर पलटे कहे, बाहर की ओर फिसले कहे, जो कुछ भी होगा वो बाहर की ओर होगा, अंदर नहीं होगा, क्योंकि अपकेंद्री बल के प्रभाव से हो रहा है। ठीक, चलिए, तो कुल मिलाकर के क्या करना है आपको? क्वेश्चन में क्या करना है? ये दो शब्द देखने हैं, तीव्र गति। तो वहां पर वही बाहरी पहियों पर उल्टेगा, सही है, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, नहीं, गलत है, बाहर की तरफ फिसलेगा, सही है, अंदर की तरफ फिसलेगा, जी नहीं, जो होगा बाहर की तरफ, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, चाहे उल्टे चाहे फिसले, जो होगा बाहर की तरफ। 1-3 इसका आंसर सही। चलिए, अब आपको इसका आंसर पता चल गया। जैसे मैंने उसमें बताया था कि हो सकता है ऐसा पूछ करके पूछ लिया जाए, वैसे मैं इसमें भी पूछा, अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकते। मान लिया यूपीएससी आपसे ये पूछ रहे कि भैया आप ये तो बता रहे हो, सुनिए आगे की चीज जो भविष्य पूछ सकती है यूपीएससी, उसकी बात कह रहा हूं कि मान लिया आपसे ये पूछा कि सर आप कह रहे हैं कि v बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी पलट जाएगी उस साइड, लेकिन आप ये तो बताइए कि v कितना ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी पलटेगी। आप कह रहे हैं बार बार बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पलट जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पलट जाएगी। भैया मुझे पता हो तो, ताकि मैं सतर्क रहूं, अपना v उतना ही रखूं, स्पीड उतना ही रखूं ताकि ना पलटूं। आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा की वैल्यू बताओ, ये पूछ सकता है ना? तो सुनिए, v अगर √μ/g, क्या लिखा है? ये है म्यू, ये है r और ये है g। r क्या है? सेंटर से वहां की दूरी, और g क्या है? g वही है 9.8। जरा ये बताइए म्यू क्या है? म्यू, तो म्यू होता है सीमांत घर्षण। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सीमांत घर्षण बल की वैल्यू, सीमांत घर्षण की वैल्यू क्या है? सीमांत घर्षण मैंने आपको बताया था वहां पर कॉन्सेप्ट में कि मान लिया कोई वस्तु ऐसे रुकी हुई है, इस पे ऐसे थोड़ा सा धक्का लगाया, नहीं चली अभी। जब कोई चीज रुकी होती है, रुकी क्यों होती है? क्योंकि जो वस्तु और जमीन के बीच जो एक घर्षण बल काम करता है, यानी स्थितिक घर्षण जो काम करता है, उसकी वजह से वस्तु रुकी होती है। थोड़ा सा हमने लगाया, नहीं चली, थोड़ा और लगाया, फिर भी नहीं चली, थोड़ा और धक्का लगाया, फिर भी नहीं चली, क्योंकि अभी क्या कर रहा है? सीमांत घर्षण दोनों के बीच जो लग रहा है वो विरोध कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा जब और ज्यादा बढ़ा दिया तो चलने लगी। हाँ, तो चलने से जस्ट पहले, मतलब रुकी हुई है, बस थोड़े से कर देंगे चल देगी। तो जब तक रुकी हुई है स्थितिक काम कर रहा है, और जैसे चलती गतिक काम करने लगा,
तो स्थितिक घर्षण की वह वैल्यू जिस पर थोड़ा सा भी लगाने पर वह गतिक घर्षण में चेंज हो जाए, यानी स्थितिक घर्षण की अधिकतम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो म्यू क्या है, सीमांत घर्षण है, आर टू है और जी की वैल्यू नहीं बढ़। अगर ये v की स्पीड इतना आप निकाल लीजिएगा, अगर इससे ज्यादा है या इसके बराबर है तो आप समझिएगा कि पलट जाएंगे, आप गाड़ी आपकी पलट जाएगी। समझे, ये लिख लीजिए आप, क्या लिख लीजिए। और अगर v की वैल्यू लेस देन अंडर रूट म्यू आर है तब क्या होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। समझे, समझे कि नहीं समझे? दो चीज लिख लीजिए, अंडर रूट म्यू आर जी को अंडर रूट करना है, समझे। अगर अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा आपकी स्पीड है, वेलोसिटी है, या म्यू आर जी के बराबर है, तो आप समझ लीजिए कि पलट जाएंगे। और अंडर रूट म्यू आर जी से कम है तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अगली बार जब आप कार चलाइएगा तो आप क्या करिएगा कि वैल्यू को अंडर रूट म्यू आर जी से कम रखिएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर म्यू आर जी के बराबर या म्यू आर जी से ज्यादा कर दिया तो आपकी गाड़ी पलट जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर ये अंडर रूट म्यू आर जी कहां से आया? देखिए, अब हम यहाँ बीएससी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं कि इतना डीप जाएं। भैया क्वेश्चन में तो ये भी नहीं पूछा था, ये तो मैंने बता दिया कि भविष्य में अगर कभी यूपीएससी पूछ ले, स्टेट पीसीएस की औकात नहीं है कि इस लेवल तक जाएगी, इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वहां पर भाई बीए के भी स्टूडेंट होते हैं जो साइंस कभी नहीं पढ़े होते हैं। आर्ट साइड किसी का रहा होगा इंटरमीडिएट में, वो कभी साइंस पढ़े नहीं होगा, तो सबको लेके चलना होता है ना यूपीएससी। ठीक, तो समझ गए कि नहीं समझ गए कि जो मैं बार बार कह रहा था कि p की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो पलटने की संभावना है, तो कितनी ज्यादा हो जाएगी? जब p की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तो पलट जाएगी, और इससे कम होगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। अब आप कहेंगे सर मैं नापू ओपूंगा कैसे जो है कि कितनी है क्या? अब दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको नहीं नापना। चलिए, तो सवाल हो गया खत्म। अब अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।